अब देखिए नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जैसे लास्ट टॉपिक में। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास फिर से दो चार्जेस हैं, उनमें से क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट समझना सबसे पहले कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमने एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया। तो केस फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले, केस फर्स्ट, दैट इज व्हेन वन पार्टिकल इज फिक्स्ड। एक पार्टिकल को हमने फिक्स कर दिया स्टूडेंट। तो जब हमने एक पार्टिकल को फिक्स किया है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज था, क्यू चार्ज, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा इस चार्ज को हमने एक वेलोसिटी दी, यहाँ पे एक वेलोसिटी दी। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चलना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी वी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जाते 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 इसको, क्योंकि ये देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, ये इन्फानाइट सा है स्टूडेंट। तो जब ये इन्फानाइट पे आ रहा है तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही थी, समझ रहे ना? तो हमने जैसे पीछे कंसेप्ट में किया था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फानाइट पे से चलने वाले चार्ज की जीरो होती है, पहले वाले चार्ज की जीरो होती है। तो मैंने कहा ये यहाँ पे चलते 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 यहाँ तक पहुंचा, और इसके बाद ये दोनों चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें आपस में रिपल्शन होगी। तो ये क्या करेगा, ये वापिस टर्न लेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे किसी वेलोसिटी v से हमने इसको चलाया होगा, v वेलोसिटी से। तो ये चलते 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 यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी होगी जीरो। तो समझ रहे स्टूडेंट? तो जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है ना स्टूडेंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर मिनिमम, एंड दिस आर मिनिमम इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस चार्ज को हमने क्या माना हुआ है, फिक्स्ड चार्ज है ये। समझ रहे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन लगनी है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैं न्यूमेरिकल्स को कंसेप्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ। बेसिकली ये कंसेप्ट आप आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, पर इस चैप्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, काफ़ी क्वेश्चन में यूजेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने कह दिया इनिशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दिया हमने, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे मान लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी दी थी हमने यहाँ पे स्टूडेंट, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे है जीरो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे चार्ज क्यू है और ये भी क्यू है और इसके बीच की सेपरेशन आर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है, दैट इज इक्वल टू अभी हमने जो निकाला था के Q1 Q2 अपॉन आर, और यहाँ पे आर जो है दैट इज आर मिनिमम, ठीक है। अब हमने कंसेप्ट है क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकालनी है तो आर मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आर मिनिमम आता हुआ लगेगा, ये इस साइड गया और ये इस साइड आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। ये था केस नंबर 1। अब देखिए केस नंबर 2। तो स्टूडेंट दूसरा केस देखिए इसका, व्हेन बोथ आर फ्री, मतलब कि एक पार्टिकल जैसे फिक्स था, अब दोनों पार्टिकल ही फ्री हैं, बोथ पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे जैसे एक चार्ज है, इसका मास m1 है, ये वेलोसिटी v के साथ या v डैश के साथ चल रहा है। दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है स्टूडेंट, जिसका मास m2 है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा स्टूडेंट कि ये फॉर एग्जांपल अगर 10 की स्पीड से चल रहा था, तो ये जैसे 10 की स्पीड से चल रहा था, तो ये पार्टिकल इसको अपनी एनर्जी देना शुरू कर देगा। पहले इन्फाइनाइट से है, ये 10 की एनर्जी रहेगी इसके पास, तो इसने इसको एनर्जी दी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रही होगी, ये दोनों एक दूसरे, यहाँ पे जब फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी तो ये मूव करना शुरू होगा। समझ रहे ना स्टूडेंट? क्योंकि ये दोनों फ्री हैं, फ्री टू मूव है। तो स्टूडेंट ये चल रहा है, अब चल रहा है, देखिए अब कंसेप्ट को समझना, जब इसकी वेलोसिटी, अब क्या हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि अगर ये सेम चार्जेस और इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये उस वक्त तक बढ़ेगी जब तक इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, एक v डैश वेलोसिटी मान ली, ठीक है, दोनों v डैश वेलोसिटी पे आ गए, m1 और m2। जब ये m1 और m2 की वेलोसिटी सेम हो जाएगी स्टूडेंट, उस वक्त इनका जो सेपरेशन होगा ना स्टूडेंट, वो सबसे कम होगा स्टूडेंट।
वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब ये 10 पे था तो इसकी दूरी ज़्यादा थी, पास में आ रहा है, ठीक है, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे। जब ये दोनों 5 पे आगे हो गए तो इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा स्टूडेंट। अब फिर से देखिए, अगर ये आगे वाले चार्ज की वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो पीछे वाले की कम होगी, तो दोनों की सेपरेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये आप अब सोच के देखिए अपने आप ही। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को समझना कि जब ये इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना स्टूडेंट, तो उस वक्त मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब दोनों पार्टिकल चल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं हम स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए m1 इनिशियल वेलोसिटी v मान ली थी, चलो ये चार्ज रेस्ट पे था, इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी v डैश। तो इस v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डैश की वैल्यू आ जाएगी m1 v अपॉन m1 प्लस m2। समझ रहे हैं? अब ये जैसे ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCOE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाले का मास कितना, हाफ m1 v1 स्क्वायर या v स्क्वायर प्लस ये रेस्ट पे था, ठीक है, इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v डैश था स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो होगी इसकी कैनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी कैनेटिक एनर्जी इनिशियली ये वाली थी, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ठीक है, पहले वाले केस के अकॉर्डिंग। दूसरे वाले केस में देखो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। समझ रहे ना स्टूडेंट? तो यहाँ से आप आर मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे स्टूडेंट? जैसे फिर से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी है, तो इनिशियल एनर्जी में सिर्फ ये वेलोसिटी से चल रहा है और ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी आ गई कैनेटिक एनर्जी, और दूसरे वाले केस में कैनेटिक एनर्जी भी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी स्टूडेंट। तो यहाँ से आप आर मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो, आर मिनिमम की वैल्यू। समझ ना स्टूडेंट? आर मिनिमम उधर गया, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, और ये टिपिकल क्वेश्चंस माने जाते हैं ऐसे वाले। समझ रहे? मैंने आपको उसकी थ्योरी करवाई है टिपिकल क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में मैं करवाऊंगा अब आपको। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आर रिलीज्ड टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब दो चार्जेस लिए, दोनों को मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की तरफ मतलब कि अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है, आर रिलीज्ड टूवर्ड्स ईच अदर, और दोनों 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। अगर दोनों ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इन दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ रहे ना? स्टार्टिंग में तो इन दोनों की एनर्जी वेलोसिटी v से चल रही है, तो फाइनल पॉइंट तो ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी, इस पॉइंट पे आके 0, पर यहाँ पे एक फिक्स था, पर यहाँ पे इस केस में दोनों इनफाइनाइट दूरी से आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक रही हैं। जैसे इसकी वेलोसिटी हमने सिर्फ क्या ली थी, हाफ mv² और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ली थी, पर इस केस में स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले दोनों इनिशियली कैसे चल रहे थे, दोनों की कैनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv²। समझ स्टूडेंट? एंटायर कैनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv², इन दोनों की एंटायर कैनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, एंटायर कैनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है स्टूडेंट। तो इसको लिख सकते हैं k q1 q2, और q1 q2 क्या है, k e अपॉन r नॉट या r मिनिमम। समझ रहे स्टूडेंट? तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे आर नॉट की या आर मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट। आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1/k की वैल्यू होती है 1/4πε0 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 मीन्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ mv² प्लस हाफ mv² मीन्स mv²। समझ रहे हैं? और कैनेटिक एनर्जी में m की वैल्यू मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी दी है 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली फर्मी में आंसर आता हुआ लगेगा।
क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है चार्जेस की, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आता हुआ लगेगा। समझ रहे स्टूडेंट? तो ये देखिए, ये टिपिकल क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रोस्टैट में काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर जेई में, मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं। समझ स्टूडेंट? तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इन दोनों की वेलोसिटी का अप्रोच जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो इस साइड वाला काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेगेटिव में आना था, तो इस साइड जाके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाना था। तो स्टूडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये आंसर आपका जो है दैट इज इक्वल टू 2.53 फर्मी। तो नेक्स्ट जो टर्म करनी है दैट इज, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और ये चार्ज फिर से फिक्स्ड है। समझ स्टूडेंट? हमने क्या किया स्टूडेंट, इस चार्ज को हमने वेलोसिटी दे दी v वेलोसिटी। समझ रहे? तो स्टूडेंट इस v को हम कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर आपको कहीं पे ऐसा वर्ड सुनने को आ जाए तो घबराना नहीं है, ये आप पढ़ोगे जो कि मॉडर्न फिजिक्स में। तो इम्पैक्ट पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल चार्ज और दूसरा चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी विद सम वेलोसिटी। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इनके बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है जो कुछ डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस पे ऊपर चार्ज एक क्यू है, और ये जो चार्ज क्यू है ये मूव कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी वी के साथ। तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा होगा यहाँ पे। तो इन दोनों जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट। एक पॉइंट आएगा जैसे यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा, समझ रहे? तो स्टूडेंट ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस आर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से मैंने कहा जिस पॉइंट से ये डिफ्लेक्ट करेगा वो डिस्टेंस निकालना हमने, जो अप्रोच करने वाला ये ही डिस्टेंस जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। ये देखिए ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो हमने यही डिस्टेंस निकालना, आर मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से ये डिफ्लेक्ट करना शुरू करते, दिस इज आर मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं? यही वैल्यू निकालनी है। तो इसको स्टूडेंट कैसे निकालोगे, इसमें आपने एक कंसेप्ट लगाना है। मैं आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, कि एंगुलर मोमेंटम जो ना, एंगुलर मोमेंटम, ये वाला कंसेप्ट लगाना है। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ऐसे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। एक तो ये कंडीशन लगानी है, और दूसरा कैनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी फाइनल, और एक ये कंडीशन लगानी है। इन दोनों से आपके पास आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में दो इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 2012 GON। तो ये इसका लॉजिक है स्टूडेंट। मैंने कहा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसकी साइड बराबर है, सबकी ए है, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो ये भी बराबर ही है स्टूडेंट। तो ये 2012 गन है, जैसे पॉलीगन होता है, ये पॉलीगन की साइड्स हैं 2012 साइड्स हैं, 2012 गन है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा ये क्वेश्चन सुनने में, पर जैसे मैं आपको करवाऊंगा थोड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा। समझे स्टूडेंट? ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ये पॉलीगन जिसकी साइड 2012 है, तो मैंने कहा यहाँ पे एक चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस चार्ज को मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया, समझे, रिलीज्ड। जब मैंने इस चार्ज को रिलीज किया आफ्टर लॉन्ग टाइम का कंसेप्ट समझना। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब व्हेन द फर्स्ट पार्टिकल रीचेज एट इंफिनिटी, ठीक है, समझ रहे? आफ्टर लॉन्ग टाइम रिलीज्ड अनदर पार्टिकल, जैसे ये मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमने क्या किया, दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया। समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझ रहे हो ना स्टूडेंट? जब हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया तो लॉन्ग टाइम बाद, मतलब कि जब ये लॉन्ग टाइम, मतलब ये चार्ज जब इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा, जब इसकी इंटरेक्शन इन सबके साथ जीरो हो जाएगी, तो उस वक्त हमने दूसरे चार्ज को रिलीज कर दिया। इफ K1 and K2
समझ रहे, K1 एंड K2 आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल। तो K1 माइनस K2 इज इक्वल टू K, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, मतलब K1 माइनस K2 की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन जो करनी है दैट इज व्हेन फर्स्ट पार्टिकल इज रिलीज्ड। जब ये हमने सबसे पहला पार्टिकल रिलीज किया, पहली कंडीशन व्हेन फर्स्ट पार्टिकल इज रिलीज्ड। ठीक है, जब हमने फर्स्ट पार्टिकल को रिलीज किया होगा तो उस वक्त इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। समझ रहे स्टूडेंट। तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट, तो लॉजिकली समझना स्टूडेंट, जो मैं वर्ड बोलूंगा, जो इनिशियली जैसे हमने पीछे किया था फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, जब हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए कर रहे थे या 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए कर रहे थे, तो जो पहले वाला जो चार्ज हम इन्फाइनाइट से लेके आ रहे थे तो उसकी इंटरेक्शन तो इन दोनों के लिए 0 थी। समझ रहे हो ना। अगर ये 2012 गन है तो इसका मतलब जो एक चार्ज को हमने रिलीज किया या रिलीज करके लेके आ रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं, तो उसके लिए बाकी जो पार्टिकल्स होगी उसकी इंटरेक्शन तो 0 ही हो रही होगी। तो ये वैसे ही कंसेप्ट है कि इसमें जो बचे हुए पार्टिकल्स जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2011 गन के लिए होगी। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट को ही समझना जरूरी है। इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके करके होगी, वो अपने अपने वाले चार्ज पार्टिकल के करके इंटरेक्शन नहीं होती। समझना, जैसे हमने 3 पार्टिकल सिस्टम किया था, ऐसे 3 पार्टिकल सिस्टम, तो उसमें 1 2 3, तो इसका जो वर्क हो रहा था, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 होती थी, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो 2 पार्टिकल्स के करके आ रही होती है, एक तो इस पार्टिकल के करके और एक इस पार्टिकल के करके। और इस वाले में भी सिमिलरली ऐसे किया था हमने, याद है स्टूडेंट। तो ये वैसे ही कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब पहले वाले की एक जो पार्टी, अगर ये 2012 है तो इसका मतलब अपने वाला जो 2012 में पार्टिकल होगा उसकी अपनी इंटरेक्शन तो 0 होगी, बाकी जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2011 पार्टिकल्स के करके हो रही होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लिया, ठीक है, इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी से थिंक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 होगी इनकी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 होगी जब फर्स्ट पार्टिकल हमने रिलीज किया होगा, व्हेन फर्स्ट पार्टिकल इज रिलीज्ड। अब देखिए ये तो होगी फर्स्ट पार्टिकल की बारी। अब देखिए व्हेन सेकेंड पार्टिकल इज रिलीज्ड, जब हमने सेकेंड पार्टिकल को रिलीज किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जब हमने फर्स्ट पार्टिकल को रिलीज किया था तो हमारे पास 2011 थे, ठीक है, पार्टिकल। अब देखिए लॉजिकली सोचिए, जब सेकेंड पार्टिकल को रिलीज कर रहे होंगे तो उस वक्त कितने पार्टिकल रह गए होंगे हमारे पास। तो उस वक्त जो पार्टिकल की इंटरेक्शन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की वो रह गई होगी 2010 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, बाकी तो 0 ही रहेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही रहेगी। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, u 2011 माइनस u 2010 इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। समझ रहे हैं, या K2 माइनस K1। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 2020 पार्टिकल में से 2010 पार्टिकल्स माइनस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंटरेक्शन होगी वो सिर्फ एक पार्टिकल की रह जाएगी स्टूडेंट। 2011 पार्टिकल्स की इंटरेक्शन में से 2010 पार्टिकल्स की इंटरेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने पार्टिकल की इंटरेक्शन रह जाएगी, सिर्फ एक पार्टिकल की इंटरेक्शन रह जाएगी, दैट इज U। समझ रहे हो। तो स्टूडेंट ये करने का लॉजिक था, ऐसे करने से हमें क्वेश्चन इजी हो जाता है स्टूडेंट, ये ट्रिक की फॉर्म में समझना इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ U रहेगी, और U का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो फॉर एग्जांपल इसकी इंटरेक्शन और इसकी इंटरेक्शन के बीच में सेपरेशन थी A, इसकी इंटरेक्शन और इसकी इंटरेक्शन के बीच की सेपरेशन कितनी थी A। तो इसका मतलब इनके बीच के जो टर्म आ रही होगी K Q1 Q2 अपॉन R, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन A इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू K, और ये नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव क्योंकि ये K फाइनल माइनस K इनिशियल भी नेगेटिव बनेगा क्योंकि K1 माइनस K2 की वैल्यू हमें K दी हुई है, मतलब K इनिशियल माइनस K फाइनल की वैल्यू K दी हुई है। तो इसका ये जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A। तो यहाँ से आपने Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये K जो है कि काइनेटिक एनर्जी वाला K है, K E लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो।
इसका मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी हो, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी के ई इंटू ए डिवाइड बाय के। के की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख देते हैं। तो स्क्वायर हटाया तो ये सारा का सारा रूट में आ गया। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। समझ रहे, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। तो इसमें आपने याद रखना है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल लिया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है स्टूडेंट्स। इसकी लेंथ हमने मान ली लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट पे एक चार्ज है जिसको नाम हमने दे दिया प्लस क्यू, और बी पॉइंट पे एक चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया प्लस 2q, और सी पॉइंट पे एक चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया माइनस 3q। ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसको डिस्प्लेस करवाया इसके मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे डिस्प्लेस करवा दिया जिसको नाम दे दिया हमने a1, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज था उसको हमने डिस्प्लेस करवा दिया इस पॉइंट पे जिसको हम नाम दे दिया b1, और यहाँ पे जो चार्ज था उसको हमने डिस्प्लेस करवा दिया इस पॉइंट पे जिसको हमने नाम दिया c1। धीरे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज टू द न्यू लोकेशन। समझ रहे, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज टू अ न्यू लोकेशन। जो न्यू लोकेशन पे आएगा उसका हमने वर्क डन निकालना है। समझ स्टूडेंट। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन निकालना है न्यू लोकेशन का, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम जो a1 b1 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें हमने ट्राइंगल के बीच में एक ट्राइंगल बनाया है। अगर ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल बनाया तो इसका मतलब a1 b1 इज इक्वल टू b1 c1 इक्वल टू a1 c1। ये सबकी साइड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं ab/2 के इक्वल होगी। अगर इसकी साइड l है तो इसका मतलब ये l/2 हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के बीच में इक्विलेटरल है तो वो हाफ कर देगा। तो यहाँ पे अब कंडीशंस लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यू आई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए इनिशियली के Q1 Q2 मतलब Q इंटू 2Q डिवाइड बाई एल प्लस के Q1 Q2 अपॉन एल, तो के Q1 2Q इंटू माइनस 3Q बाई एल प्लस ये वाला क्या आ जाएगा Q इंटू माइनस 3Q बाई एल। दिस इज़ द इनिशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ से इनिशियल एनर्जी निकाली इसके लिए। समझ रहे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 6Q द स्क्वायर माइनस 3Q द स्क्वायर माइनस 6Q द स्क्वायर 3, और ये हो गया 9 और प्लस 2 किया तो हमारे पास बच गया 7Q स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 7KQ स्क्वायर बाई एल। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। सिमिलरली अब हमने निकालना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी सिमिलरली देखिए यहाँ पे a1 b1 ये सारा का सारा तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे चार्ज Q1 है, समझ रहे, और यहाँ पे चार्ज 2Q है मतलब प्लस Q है यहाँ पे चार्ज a1 पे, और यहाँ पे चार्ज जो c1 पे है दैट इज इक्वल टू माइनस 3Q। समझ रहे, चार्ज तो सेम है, बस लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ लेंथ यहाँ पे क्या हो रही है l/2 और l/2। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे l/2 और l/2 ही आएगा, बाकी तो ऊपर वाला सेम रहेगा स्टूडेंट। तो l/2 सब में आ रहा है तो l/2 मतलब कि ये जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 14KQ स्क्वायर बाई एल। समझ रहे हैं, 14KQ स्क्वायर बाई एल। और यहाँ पे वर्क डन दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो 14 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 7KQ स्क्वायर बाई एल। दिस इज द फाइनल आंसर।
तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस बड़े इजी हैं और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में आते हुए क्वेश्चंस है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। समझ रहे स्टूडेंट, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी काफ़ी आए हुए हैं जो कि इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो जो कि आप इजीली कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। तो नेक्स्ट टर्म जो हमने करनी है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म जो हमने करनी है दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जब वर्ड मैं पोटेंशियल यूज़ कर रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब समझिए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है जिसको हमने कहा प्लस क्यू, ठीक। और इन्फानाइट पे हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने कह दिया टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत ही छोटा चार्ज है। तो स्टूडेंट ये जो चार्ज है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, कि ये इन्फानाइट पे पड़ा हुआ चार्ज जो है, इन्फानाइट पे पड़ा हुआ चार्ज है, इसका जो वर्क होगा वो जीरो होगा, ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी आएगी, एनर्जी तो वो जीरो होगी। तो इसका मतलब इन्फानाइट पे लोकेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो भी जीरो हम मान सकते हैं, जो काफ़ी दूर पड़ा हो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, इसकी अपनी फील्ड लाइंस हो रही होंगी, हर डायरेक्शन में ये दे रहा होगा फील्ड लाइंस, ठीक है, हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, समझ रहे ना। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाला कंसेप्ट ये है कि हमने क्या करना है, ये सोर्स चार्ज नहीं मूव करवा रहे, हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं इस सोर्स चार्ज की तरफ, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इन्फानाइट पे, तो इसकी कोई भी अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव फोर्स है, तो जैसे जैसे इसको पास में लेकर तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स मिलनी शुरू हो जाती है, ये फोर्स इसको मिलनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट पे इसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया टेस्ट चार्ज ने, समझ रहे। इस चार्ज को जब यहाँ पे लेके, तो हमने इस पॉइंट से लेके हमने इस पॉइंट तक लेके आए, फॉर एग्जाम्पल इसको बी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लेके आए, तो इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं बी पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट। एक तो ये समझना आपने कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ कि इन्फानाइट से सोर्स चार्ज लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पे जब ये इसके फील्ड लाइंस में आना शुरू हो गया, तो इसकी फील्ड लाइन इसको दूर भेजना चाहती है और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन था, समझ रहे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है स्टूडेंट, तो इसको क्या करके रहा है, ये सोर्स चार्ज जो ना ये कुछ ना कुछ वर्क करवा रहा है, समझ रहे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और ये हम उसके अगेंस्ट में वर्क करवा रहे हैं, समझ रहे। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो हम वर्क करवा रहे हैं ना, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ रहे स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक। और यहाँ से हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point, समझ रहे स्टूडेंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ रहे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसके अगेंस्ट हम वर्क करवा रहे हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस डेफिनेशन से एक कंक्लूजन भी निकालनी है जो हमने स्टार्टिंग में भी की थी। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, कंक्लूजन पॉइंट जो आपने याद रखने, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो टेस्ट चार्ज ना, जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज,
इसके ऊपर देखिए स्टूडेंट, जो टेस्ट चार्ज है ना, ये बहुत छोटा लेना है, शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, और इसका चार्ज भी बहुत छोटा होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। इतना स्मॉल लेना है सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज, कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्टर्ब ना करे, ये बहुत छोटा स्मॉल साइज का लेना है, समझे, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। और जो इसका सेकंड पॉइंट लेना है स्टूडेंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मतलब कि हम वी जस्ट अप्लाई so much external force on the test charge that it just balances the repulsive force on it and hence it does not produce any acceleration। स्टूडेंट जैसे हमने पहले किया था सबसे पहले लेक्चर्स में कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस लेके आना है, स्लो, इतना स्लो प्रोसेस लेके आना है कि इसकी एक्सेलेरेशन जीरो, मतलब कि टेस्ट चार्ज की एक्सेलेरेशन कैसी बनानी है हमने, जीरो। और ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स जो हम दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आनी चाहिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आनी चाहिए, जस्ट इक्वल आनी चाहिए। वैसे तो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेगी स्टूडेंट, पर वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए, 0.00001, सो दैट इसकी एक्सेलेरेशन पे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, अप्रोच करे जीरो को ही। तो एक्सेलेरेशन जो है वो अप्रोच करनी चाहिए जीरो को, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस को लर्न करने के लिए, समझ रहे ना। पोटेंशियल डिफरेंस के अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक तो आ गया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगेंस्ट लेके जा रहे हैं सबसे पहले टेस्ट चार्ज के ऊपर ही। टेस्ट चार्ज जो है वो स्मॉल चार्ज होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज। और दूसरा एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए स्टूडेंट्स, समझ ना। एक्सेलेरेट मतलब ये बड़ी स्लो स्पीड से जाता हुआ लगे, बहुत स्लो स्पीड से जाए, सो दैट इसकी एक्सेलेरेशन जीरो या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो स्टूडेंट, या इसको ऐसे भी मान सकते हैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर एक्चुअल में अगर अपने ये आपने अपने मन में रखना है कि हाँ आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर ये बैलेंस करे तो ये चलेगा नहीं, पर ये चल भी रहा है स्टूडेंट, पर ये चलने की स्पीड इसकी बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि वैसे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ी फोर्स दे रहा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे स्टूडेंट। अब यहाँ पे आते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, समझे, वी बी माइनस वी ए, विच इज इक्वल टू वर्क डन ए बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, समझे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन से देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। अब अगर हमने पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो स्टूडेंट तो कैसे करेंगे, तो हमने ये माना हुआ है कि एक जो पॉइंट होगा ना, एक पॉइंट पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए समझिए स्टूडेंट, हमने कहा कि इसका जो एक पॉइंट होगा स्टूडेंट, एक पॉइंट जो ए पॉइंट है वो इन्फानाइट पे हो, मतलब सोर्स पे अगर रखा जाए, टेस्ट चार्ज को अगर हमने इन्फानाइट पे मान लिया, रेफरेंस पॉइंट को बड़ा दूर मान लिया, तो इसका मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट इन्फानाइट पे मान लें, कहाँ पे मान लें, इन्फानाइट पे, तो वो सिंगल सोर्स मतलब उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं v फ्रॉम इन्फानाइट टू ए विच इज इक्वल टू v इन्फानाइट टू b या v इन्फानाइट टू a, जैसे मर्जी, v a या v इन्फानाइट माइनस v a विच इज इक्वल टू, और सिंपली v, सॉरी यहाँ पे b आएगा b, तो v बचेगा हमारे पास वी बी माइनस वी इन्फानाइट, और v इन्फानाइट की वैल्यू जीरो है, समझ ना, वी ए की वैल्यू जीरो मतलब v इन्फानाइट की वैल्यू जीरो है, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम इन्फानाइट टू b डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल।
It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point from infinite to a particular point. That is called electric potential. जब आप पॉइंट से इस सोर्स तक लेके आने के लिए जो वर्क करवा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब दोनों किस में आ जाए, दोनों एक दूसरे की मतलब कि फील्ड में आना शुरू हो जाए. जब फील्ड में आते तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. जब एक पॉइंट फील्ड में नहीं है उसकी, वो इन्फिनिट दूरी पे है, उस वक्त उसके सोर्स की वैल्यू को क्या मान लेते हैं? जीरो. उस वक्त उसके सोर्स की वैल्यू को क्या मान लेते हैं? जीरो. समझ रहे हैं? जब वो उसकी फील्ड में तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस है. जब वो उसकी फील्ड में है ही नहीं है तो ये इन्फिनिट सोर्स पे है, तो इसको हम कह देंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये आ गया पोटेंशियल. तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है. समझ रहे हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन दोनों की सेम ही आएगी. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिट टू वन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ रहे हैं स्टूडेंट? समझ रहे हैं? बड़ा ही इजी है. फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द यूनिट फॉर बोथ द टर्म इज सेम, दैट इज 1 वोल्ट. और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन 1 वोल्ट. Potential is said to be 1 volt when a work of 1 joule is done by a charge of 1 coulomb against the electrostatic force. समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाए, तो जैसे पोटेंशियल की फॉर्म में पूछा गया, तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when a work of 1 joule is done by a charge from infinite to a particular point against the electrostatic force. समझ रहे हैं? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन बाय अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. समझ रहे स्टूडेंट?